मैं आप सभी का नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारा आज का विषय है बौद्धिक आतंकवाद और अर्बन नक्सलवाद। तो अगर मैं 4 पंक्तियों से शुरू करूं कि मत पूछिए क्यों पाँव में रफ्तार नहीं है, ये कारवां मंजिल का तलबगार नहीं है, सब है तमाशबीन लगाए हैं दूरबीन, सच जानने को कोई भी तैयार नहीं है। जो आदमी की साफ सही शक्ल दिखा दे वह आईना माहौल को दरकार नहीं है। तो मेरे समक्ष जो राष्ट्रभक्त देशभक्त छात्र छात्राएं बैठी हैं, लोग बैठे हैं, मैं मानती हूँ ये वैचारिक योद्धा है, ये समाज को सच का आईना दिखाने आए हैं कि जो अर्बन नक्सलवाद है, बौद्धिक आतंकवाद है, उसकी समस्या क्या है। बौद्धिक आतंकवाद हम सबने सहा है। कक्षा पहली में जब बच्चा जाता है तो उसको ग से गाय नहीं, ग से गधा पढ़ाया जाता है। इसके बाद जब वो धीरे धीरे छठी तक जाता है तो भगत सिंह, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, देवर मिलिटेंट्स, एक्सट्रीमिस्ट्स, टेररिस्ट्स, ये पढ़ाया जाता है। ये पढ़ते पढ़ते वो 10वीं तक आता है और कहा जाता है अरे तो बाहर से आए, अरे बाहर से आए, मुगल बाहर से आए, अंग्रेज बाहर से आए, ये देश तो किसी का है, ये तो एक सराय है, लोग आते गए, कारवां बनता है। वो कॉलेज में आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की बेटी उपेंद्र सिंह की किताब पढ़ाई जाती है, एंशिएंट कल्चर इन इंडिया, BA ऑनर्स हिस्ट्री कोर्स। उसमें एक आर्टिकल होता है A.K. रामानुजन का आर्टिकल 300 रामायणास। उसे पढ़ाया जाता है रावण की चीख से सीता पैदा हुई। रावण सीता का बाप था, रावण ने वर्जित फल खाया, उसको गर्भ धारण, उसको घर से बाहर निकलने में शर्म आती थी। 8वें महीने में जोर से छींक आई और सीता मैया पैदा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स में पढ़ाया गया है, ये मजाक नहीं। ये केस मैंने ही लड़ा था, लड़ने के बाद जीता था, इस कोर्स को हटवाया। पोस्ट ग्रेजुएशन में बच्चा पहुंचता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में वेंडी डॉनिगर की किताब रेफर की जाती है, हिंदूज एंड ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री। उसे पढ़ाया जाता है मंगल पांडे वो फ्रीडम फाइटर नहीं था, वो फर्स्ट हीरो ऑफ फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट नहीं था, वो तो चरसी था, नशेड़ी था, हर समय गांजा पिए रहे। उसे बताया जाता है रानी लक्ष्मीबाई वाज लॉयल टू द ब्रिटिश। शिवलिंग के आकार का इतना भद्दा वर्णन कि मैं बोल भी नहीं सकती। और लिखा जाता है विवेकानंद और गांधी जी से पूछा गया कि आप भोजन में क्या खाएंगे, उन्होंने कहा गौ मांस परोसा जाए। इन सब ऑब्जेक्शनेबल आपत्तिजनक पोर्शंस और किताबों के खिलाफ केसेस फाइट किए गए और दीननाथ बत्रा जी, शिक्षा बचाओ आंदोलन, सब सामूहिक शक्ति लगी, ये केसेस आर्ग्यू हुए और सारे केसेस जीत लिए गए। यहाँ तो तालियां बजी, वहां क्या हुआ होगा? वहां कहा गया हिंदू फ्रिंज, तालिबानाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सेकुलराइजेशन ऑफ एजुकेशन, इंडिया हैज बिकम सो इनटॉलरेंट। मुझे लगा कि हमने किया क्या था, हमने रूल ऑफ लॉ ही तो फॉलो किया था, हमारे पास लीगल डेमोक्रेटिक राइट थी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था, हम कोर्ट जा सकते थे, केसेस फाइल कर सकते थे, फाइट कर सकते थे, जीत सकते थे या हार सकते थे, वही तो किया। हमने तो सेक्युलरिज्म
सेक्युलरिज्म कहता है सर्वधर्म समभाव। आप किसी भी धर्म को बदनाम नहीं कर सकते, हिंदू धर्म को बदनाम नहीं कर सकते। और हमने क्या किया था, लेकिन BBC से फ्रेंच न्यूज़पेपर्स तक, न्यूयॉर्क टाइम्स से जर्मन न्यूज़पेपर्स तक, सभी के कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऑफिस में आए। टीवी डिबेट शुरू हो गई। टीवी डिबेट ये नहीं कह रही थी कि A.K. रामानुजन के आर्टिकल में वो आपत्तिजनक कोशिश थे क्या। टीवी डिबेट्स कह रही थी A.K. रामानुजन कितना महान था, कितना अच्छा आदमी था, उसने लिखा क्या, इस पर कोई नहीं बोलेगा। तो मुझे लगा कि मेरी और दीनानाथ बत्रा जी की और शिक्षा बचाओ आंदोलन की और हम सबकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या, हम तालिबान हो गए, कोर्ट को अप्रोच किया तो इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई ये कम्युनिस्ट और माओइस्ट तब देते हैं जब विपक्ष में होते हैं, जब जेएनयू में, जब ये सत्ता पक्ष में आते हैं, जब ये वेस्ट बंगाल में आते हैं, ये केरला में आते हैं, तो क्या करते हैं, ये राष्ट्रवादियों की हत्याएं करते हैं और इतनी बर्बर हत्याएं करते हैं कि आने वाले जो लोग हैं वो भी कांप जाएंगे। इसलिए जब ये नक्सलवादी, ये माओवादी, when they are in opposition, they talk of freedom of speech, but when they are in power, they take away your right to life also. ऐसे ही लोग। हमने प्रश्न उठा कि ये इकोसिस्टम क्या है। यहाँ अगर हमने यूनिवर्सिटी के कोर्स मटेरियल के खिलाफ केस फाइल किया तो ये लॉयर्स कहाँ से आ गए, ये जर्नलिस्ट कहाँ से आ गए, NGOs कहाँ से आ गए, प्रोफेसर्स कहाँ से आ गए, मीडिया पर्सन्स कहाँ से आ गए, इंटरनेशनल अवार्ड विनर्स कहाँ से आ गए। सबने इस देश को इंटॉलरेंट घोषित कर दिया। ये इकोसिस्टम है क्या, इस इकोसिस्टम को पालता पोसता कौन है, इसको स्थापित किसने किया। तो ध्यान आया 1967 में इंदिरा गांधी जी की माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी थी कांग्रेस पार्टी। उस समय लेफ्टिस्ट पार्टी ने इनको सपोर्ट दिया था। बदले में लेफ्टिस्ट ने कोई मलाई वाला महकमा डिपार्टमेंट नहीं मांगा। लेफ्टिस्ट ने विवेक जी क्या मांगा था, तो लेफ्टिस्ट ने मांगा हमें यूनिवर्सिटीज दीजिए, हमें रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस दीजिए, हमें जर्नलिज्म के डिपार्टमेंट्स दीजिए। इस प्रकार से यूनिवर्सिटीज पे लेफ्टिस्ट का कब्जा हो गया। प्रोफेसर्स वो अपॉइंट करते, स्टूडेंट्स को वो एडमिशन देते। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशंस, सब जगह ये लोग आ गए, इनका कब्जा हो गया। पॉलिटिकल स्पेस में कांग्रेस और इंटेलेक्चुअल स्पेस में लेफ्टिस्ट, ये इनका चलता था। मुझे लगा कि कब्जा तो हो गया, पर उसके बाद किया क्या होगा, इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है। इनकी मोडस ऑपरेंडी जब पढ़ते रहे तो ध्यान आया 2004 21 सितंबर को एक डॉक्यूमेंट सीपीआई माओइस्ट की सेंट्रल कमेटी ने पब्लिश किया, डॉक्यूमेंट ऑन स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन। उसमें कहा गया कि हम गांव में बहुत रहेंगे, गांव में हमने आर्म रिबेलियन कर लिया, गांव में हमने गुरिल्ला वॉरफेयर कर लिया, जगह जगह अपनी सत्ता भी स्थापित कर दिया। आओ अब शहरों में चलो, जब शहरों में जाओगे आओ यूनिवर्सिटीज में चलो, यूनिवर्सिटीज में कब्जा करो, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की फी हाइक का मुद्दा लो, विमेन का मुद्दा लो, बाकी मुद्दा लो, स्लम्स में जाओ, बिजली पानी सैनिटेशन लो सैलरीज का मुद्दा लो, उसके बाद फैक्ट्रीज में इन्फिल्ट्रेट करो, ट्रेड यूनियंस में इन्फिल्ट्रेट करो। देयर इज लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, छोटी छोटी विक्ट्रीज लेते जाओ, पूरी सोसाइटी में अनरेस्ट क्रिएट कर दो। आपके टारगेट ग्रुप्स होंगे, विमेन होंगी, माइनॉरिटी होंगे, दलित होंगे, मुस्लिम्स होंगे, ट्राइबल होंगे। आपका जो डिक्लेयर्ड एनिमी है वो कौन होगा, हिंदू फोर्सेस डिक्लेयर्ड एनिमी है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऑपरेशन क्या है, ये स्टेट तो अत्याचारी है, स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऑपरेशन क्या होंगे, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, बैंक्स, ब्यूरोक्रेसी, ऑफिसर्स, इनको फिजिकली अटैक करो, इनको मॉरली अटैक करो,
इनके क्रेडेंशियल्स को डिमोलिश कर दो। इतनी खतरनाक थियरी प्रैक्टिस में कैसे आई? प्रैक्टिस में अगर आपको ध्यान आता है 9 फरवरी 2016 को जेएनयू की घटना जहां स्लोगन्स लगे थे, एंटी नेशनल स्लोगन्स, पर उसका पोस्टर आपने नहीं देखा। उस कार्यक्रम का पोस्टर मैंने देखा है। उस कार्यक्रम के पोस्टर में 3 बातें लिखी थी। उस पर लिखा था कल्चरल इवेंट एंड प्रोटेस्ट मार्च अगेंस्ट नंबर 1 जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु, नंबर 2 illegal occupation of Kashmir by Indian state, third Brahmanical tyranny। यानी ये जो पोस्टर था ये जुडिशरी के अगेंस्ट में था, अफजल आतंकवादी के सपोर्ट में था, ये कश्मीरी मिलिटेंट्स के सपोर्ट में था, हिंदुस्तान की सरकार के अगेंस्ट में था। ये ब्राह्मणों को टिरेनिकल बोलता है, क्रूर बोलता है, कास्ट के बेसिस पर सोशल अनरेस्ट की कोशिश थी। और नारे जो लगे हम सबको मालूम है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अब तक जिंदा हैं, तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा, अफजल तेरे अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। कन्हैया कुमार अरेस्ट हुआ। कुछ टीचर्स ने कहा हम स्ट्राइक पे जाएंगे, पर जेएनयू में प्रोफेसर्स और टीचर्स, मैं कह सकती हूँ जो मेजॉरिटी है वो राष्ट्रवादी है, वो देशभक्त है, उनकी आवाज बाहर नहीं आती। उन्होंने कहा वी विल नॉट गो ऑन स्ट्राइक। तो ये जो माइनॉरिटी टीचर्स थे, जो कुछ मार्क्सिस्ट सपोर्टर्स थे, वायलेंट मार्क्सिज्म का सपोर्ट करते थे, उन्होंने कहा ठीक है हम भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? पूरा देश राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद कर रहा है, हम भी राष्ट्रवाद की पाठशाला लगाएंगे। उन्होंने टॉपिक दिया राष्ट्रवाद की पाठशाला, राष्ट्रवाद पर कुछ ख्याल, नेशन अ डेली प्लेबिसाइट, यानी हम रोज देखेंगे कि भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र नहीं है। लेक्चर सीरीज शुरू हुई। पहला प्रोफेसर आए। पहले प्रोफेसर ने कहा यू नो आइडिया ऑफ इंडिया इट केम इन यूरोप 300 years back. Idea of India was brought by British in India 200 years back. यानी ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने भारत को राष्ट्र बनाया। दूसरे दिन दूसरा प्रोफेसर आया। उन्होंने कहा सिंबल ऑफ नेशनलिज्म क्या होना चाहिए? चक्र होना चाहिए या भारत माता होनी चाहिए? मुझे लगता है चक्र होना चाहिए। चक्र के स्पोक्स ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, वो ज्यादा इक्वालिटी में बिलीव करता है, तो भारत माता चक्र होना चाहिए नेशनलिज्म का सिंबल। तीसरे प्रोफेसर साहब और भी महान थे, वो आए और तीसरे प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार से यूएसएसआर ने अलग अलग राज्यों को कब्जा किया, अनेक्स किया, एक राष्ट्र बनाया, जब इन राज्यों ने असर्ट किया तो ये इंडिपेंडेंट हो गए। ऐसे ही 1947 में मणिपुर, नागालैंड, केरल, कश्मीर सबको पकड़ के हिंदुस्तान की सरकार ने एक राष्ट्र बना दिया। आज अगर ये कहते हैं आजादी की डिमांड करते हैं, इनको अलग कर देना चाहिए। मुझे लगा कि स्टूडेंट्स में ये राष्ट्र विरोधी जहर आया तो आया यहां से। एक साल बीता, 22 फरवरी 2017 रामजस से आवाजें आई, कश्मीर मांगे आजादी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज, रामजस कॉलेज, कश्मीर मांगे आजादी, बस्तर मांगे आजादी। ये नारा नया था क्योंकि रामजस के 70% बच्चों को नहीं पता होगा कि बस्तर कहाँ है। कौन लोग थे जो कहते थे बस्तर मांगे आजादी? वो बस्तर को भी जानते हैं, उसकी आजादी को भी मांगते हैं और यहाँ ये बात भी कह रही है। खैर हम लोग अपने काम में लग गए, तभी एक फोन आया, मैम आपको सेमिनार के लिए इनवाइट करना। मैंने कहा कहाँ आना है? मैम बस्तर। मेरे रामजस कॉलेज का ध्यान आया। मैंने कहा तुम्हारे बस्तर तो नहीं आऊंगी। क्यों मैडम? मैंने कहा तुम्हारा बस्तर तो देश से आज़ादी की मांग करता है, फिर तुम्हारे बस्तर में नक्सलवादी है, मैं नहीं आऊंगी। उन्होंने कहा मैडम बस्तर देश से आज़ादी
आज़ादी नहीं मांग रहा, बस्तर मार्क्सवाद से, माओवाद से, नक्सलवाद से आज़ादी। और उन्होंने कहा, मैडम आप घबरा क्यों रहे हो, बस्तर में असली नक्सली नहीं है, असली नक्सली तो आपके दिल्ली में बैठा है। लगा कि ये क्या कह रहा है, जैसे किसी के सामने फारसी या जर्मन के बोल दिए। खैर मैंने हामी भरी, हामी तो भर दी, पर जब नेट पर सर्च किया बस्तर के बारे में तो मैं कहाँ गई। बस्तर के बारे में लिखा था यहाँ गरीबी है, भूखमरी है, बीमारी है, सड़कें नहीं है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का शोषण होता है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो रेप करती हैं, मर्डर करती हैं, सेक्सुअल असॉल्ट करती हैं। एक बीयू की प्रोफेसर ने तो किताब ही लिख डाली, बर्निंग बस्तर। लेकिन हामी तो भर दी थी, तो घर वालों के मना करने के बावजूद भी कमिटमेंट बस्तर गए। जब रायपुर से बस्तर की ओर जा रहे थे, 5.5 साढ़े 6 घंटे का रास्ता था, तो इतनी अच्छी सड़क थी जो दिल्ली की सड़कों को, नेशनल हाईवेज को बीट करते थे। ऐसी हरियाली, ऐसे पेड़ पौधे, मैं ये तो कहूँ कि कश्मीर आ गई, मुझे लगा मैं स्वर्ग में पहुंच गई। इतनी बढ़िया सड़क, सब इतना बढ़िया। और जैसे ही मैं बस्तर पहुंची वहां पर जगदलपुर में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। क्यों? वहां के लॉयर्स एसोसिएशन ने, क्यों कि दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से वकील साहब आ रहे हैं। जो आयोजन था वो वकील साहब के लिए नहीं था, आयोजन इसलिए था कि वकील साहब नक्सलवाद के खिलाफ और हमारे समर्थन में आ रहे हैं, जो कभी हुआ नहीं था। वनवासियों ने पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत किया। वक्ता बोलने शुरू हुए। पहला वक्ता बोला। पहले वक्ता ने कहा, मैडम जी हमारा एक सन्यासी है, दिल्ली से आता है, भगवा पहनता है, नक्सलियों और सरकार के बीच में मीडिएटर का काम करता है। उसको जंतर मंतर पे भी मारा गया था। मैडम जी वो नक्सलवाद के समर्थन में बोलता है, हमारे खिलाफ बोलता है, फिर आकर इस बार हमारे खिलाफ बोल रहा था, धक्का मुक्की हुई, उसकी पगड़ी गिर गई। पगड़ी गिरी तो यहाँ तो कम हाहाकार मचा, आपकी दिल्ली में अधिक हाहाकार मचा। दिल्ली में यहाँ से लेकर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ, प्रोफेसर, लॉयर सब खड़े हो गए कि पगड़ी गिरी तो गिरी कैसे। इतना प्रेशर सरकार के ऊपर आ गया कि विदिन अ फ्यू डेज वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का तबादला कर दिया। मैं सुन रही थी और सुनकर सोच रही थी कि क्या करें। दूसरा वक्ता आया। दूसरा वक्ता ने कहा, मैडम जी आपके यहाँ से ही इंपोर्ट होते हैं यहाँ लोग। एक आई है सामाजिक कार्यकर्ता जो बस्तर वासियों पर रिसर्च कर रही हैं, अपने आप को हमारा समर्थक बताती हैं, पर हमेशा नक्सलवाद के समर्थन में बोलती हैं। उन्होंने अपने कुत्ते का नाम सोमारी रख दिया। सोमारी यहाँ पर आदिवासियों में जो होता है वो पूजा का नाम होता है, देवी का नाम होता है, श्रद्धा से लिया जाता है, सम्मान से लिया जाता है। ट्राइबल्स पहुंचे और कहा आप नाम बदल दो। उसने अपमानित किया और भगा दिया। कुछ ट्राइबल्स ने इनके घर पर पत्थर मारे। यहाँ तो पत्थर कम पड़े, वहां से कम 100 देशों से चिट्ठियां पहुंच गई छत्तीसगढ़ सरकार को कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का टॉर्चर बंद करो। इतना प्रेशर पड़ा कि रातों रात छत्तीसगढ़ सरकार को 32 सिक्योरिटी गार्ड इस सामाजिक कार्यकर्ता को देने पड़े, जो आज नक्सलवाद के समर्थन में बोलती भी है, हमारे खिलाफ भी बोलती है, और सरकार की सिक्योरिटी गार्ड उसके पास है। तीसरा वक्ता उसने कहा कि मैडम जो आप थियोरी में दिल्ली में बोलते हैं ना कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो थ्योरी में दिल्ली में होता है वो प्रैक्टिस में बस्तर में होता है। श्यामनाथ बघेल का मर्डर हो गया। मर्डर हो गया तो उनकी वाइफ ने FIR लॉन्च की।
उसमें आपकी DU की और JNU के प्रोफेसर्स का नाम है कि इन्होंने आके धमकाया था कि नक्सलवाद को समर्थन दो, सरकार को समर्थन मत दो, वरना तुम बचोगे नहीं। ये नहीं माना श्यामनाथ बघेल। नक्सलवादी आया और कहा दीदी ने कहा था ना, बाज नहीं आया और गोलियां उसके सीने में उतार। FIR लॉन्च हुई। लॉन्च होते ही जो पूरा इकोसिस्टम है इन अर्बन नक्सलियों का, ये एक्टिव हो गया। सुप्रीम कोर्ट में वो सारे बड़े वकील खड़े हुए जो हादिया के लिए खड़े होते हैं और राम मंदिर के विरोध में खड़े, सारे बड़े वकील खड़े हुए और वहां से स्टे ले लिया कि इस FIR पे आगे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। पक्का बोलते जा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि मैं दिल्ली में कैसे रहूंगी। मुझे दिल्ली अधिक खतरनाक लग रहा था बस्तर से। एक मुझे ज्ञापन दिया गया। आखिर ज्ञापन दिया गया वहां के टांगिया ग्रुप ने। वो आए मेरे पास, उनके पीछे वो बोर्ड और एरो सब लगे हुए, तो मुझे ध्यान आ रहा है। उन्होंने मुझे दिया ज्ञापन, उसमें लिखा था और कहा उन्होंने, मैडम जी हम नक्सलवाद से परेशान हो चुके हैं, हम रात भर जागते हैं कि नक्सलियों को अब गांव में नहीं घुसने देंगे, हम गांव की पहरेदारी करते हैं। ये 10 साल पहले हमारे गांव में घुसे थे, गांव में घुसे, इन्होंने कहा तुम्हें भूमि देंगे, तुम्हारे सब काम करेंगे। हमने इनके साथ मिलकर सरकार को खदेड़ दिया, पुलिस को खदेड़ दिया, अफसरों को खदेड़ दिया, जमींदारों को मारा गया, उनसे भूमि छीन ली गई, पर हमें क्या मिला? कुछ नहीं। ये यहाँ बिजली नहीं आने देते, यहाँ सड़क नहीं बनने देते, स्कूल नहीं बनने देते, हॉस्पिटल नहीं बनने देते, कोई भी विकास का काम नहीं करने देते, हमें ये मुख्य धारा से जुड़ने नहीं देते। हम मुंह खोलते हैं तो जज अदालत लगाते हैं और वहां हमें पुलिस का मुखबिर कहकर समाप्त कर देते हैं। मैं हैरान थी, मैं स्तब्ध थी। मैं अब तक दिल्ली के चश्मे से बस्तर को देख रही थी। मुझे लगा असली बस्तर तो दिल्ली में बैठा है। एक प्रश्न मेरे मन में कौन था कि संबंध क्या है दिल्ली में बैठे प्रोफेसर का और बंदूकधारी नक्सल का। तो मुझे उसके 2 लाइन का उत्तर मिला। संबंध है पहला, इनमें कॉमनैलिटी है लाल सलाम, विचारधारा, आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म। इनमें समानता है दूसरी कि जो 1100 करोड़ रुपए का एक्सटॉर्शन रैकेट बस्तर में चलता है, यानी यहाँ जितनी भी माइनिंग कंपनीज हैं, मिनरल कंपनीज हैं, PWD के ठेकेदार हैं, तेंदूर पत्ते के व्यापारी हैं, सड़क बनती है उसके कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिजली कंपनियां हैं, सबसे ये सिक्योरिटी मनी लेते हैं नक्सलवादी कि हम तुम पर हमला नहीं करेंगे, तुम हमें पैसा दो। ये लगभग एक एस्टिमेट है 1100 करोड़ रुपया केवल बस्तर से इकट्ठा होता है जो शहरी नक्सलियों को पालने, पोसने और स्थापित करने के काम आता है। अब मुझे ध्यान आया ये सब सुनकर, जब मैं वापस आ रही थी, बारिश हो रही थी, जैसे धूल जो शीशे पे थी गाड़ी के वो साफ हो रही थी, ऐसे जो मस्तिष्क में धूल पड़ी हुई थी वो भी साफ हो रही थी। ध्यान आ रहा था कि कुछ ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जो देश को ही गाली देते हैं, वो देश के विरोध में ही बोलते हैं, वो हाफिज सईद के समर्थन में, वो नक्सल के समर्थन में बोलते हैं। पैनल डिस्कशन में नक्सलवादियों को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट करके लेकर आते हैं। कितना भी बोल लो मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? ये लाल सलाम और 1100 करोड़ रुपए का एक्सटॉर्शन रैकेट। लॉयर्स हैं, अफजल गुरु से लेकर याकूब मेमन तक, इशरत जहां से लेकर सोहराबुद्दीन तक, कन्हैया कुमार से लेकर उमर खालिद तक, सब वही खड़े होते हैं। रोहिंग्यास के लिए भी, कश्मीरी पंडितों के लिए कोई खड़ा नहीं, श्यामनाथ बघेल के लिए कोई खड़ा नहीं होता। ये NGOs हैं जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को अप्रोच करती हैं, एक इंटरनेशनल नैरेटिव खड़ा करती हैं, और ऐसे अवार्ड विनिंग लोग हैं जो अपना अवार्ड वापस कर देते हैं, जिनको अवार्ड नहीं भी मिला वो भी वापस कर देते हैं। अब ध्यान में आया कि अर्बन नक्सल्स का अल्टीमेट एम क्या है? ओवरथ्रो द इंडियन गवर्नमेंट, establish your own rule, have a class war। ये किसको मोबिलाइज करते हैं? स्ट्रैटेजी क्या है? ये मोबिलाइज करते हैं स्टूडेंट्स को
ट्रेड यूनियंस को, स्लम्स के इश्यूज उठाते हैं, ये संघर्ष लाते हैं सोसाइटी में। टारगेट ग्रुप्स कौन से हैं? दलित, मुस्लिम, ट्राइबल, विमेन ग्रुप्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऑपरेशन क्या है इनके लिए? अत्याचार के साधन क्या हैं जिनको समाप्त करना है? पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ब्यूरोक्रेसी, बैंक्स। तभी ये इकोसिस्टम को कश्मीर के पत्थरबाज नहीं दिखते। इनको लगता है इनोसेंट स्टोन पेंटर्स ही तो, छोटे-छोटे पत्थर ही तो। और हमारी आर्मी को लगती है रेपिस्ट और सेक्सुअल असॉल्टर्स। अखलाक मरता है, नहीं मरना चाहिए, गलत है, जिसने मारा है फांसी दे दो। पर एक अखलाक मरता है तो 125 करोड़ भारत के लोग सहिष्णु हो जाते हैं, इंटॉलरेंट हो जाते हैं। और जब कार्तिक घोष की हत्या होती है बंगाल में जिहादी भीड़ के द्वारा, तो ये चुप्पी साध लेते हैं, बोलते नहीं। जुनैद की हत्या होती है, नहीं होनी चाहिए, गलत है। सभ्य समाज में किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। पर ट्रेन की सीट शेयरिंग में हत्या होती है तो उसमें बीफ, उसमें स्कल कैप ले आते हैं, कम्युनल एंगल जोड़ देते हैं, इन्वेस्टिगेशन में ध्यान आता है तो कुछ था ही नहीं। ट्रेन की सीट शेयरिंग पर झगड़ा हुआ था। कथुआ में बच्ची के साथ दुर्व्यवहार होता है, बच्ची मरती है। मैं कथुआ गई थी, फैक्ट फाइंडिंग टीम के नाते गई, उसकी हेड बंद कर दी। और कथुआ में जो मैंने वहाँ पर आंकड़े देखे वो स्टार्टलिंग थे। कथुआ में जब होता है, उसके बारे में कभी बाद में बताऊंगी, पर कथुआ में जब होता है, दुर्व्यवहार होता है, तो उस समय उस बच्ची की बात नहीं करते, उस बच्ची की डिटेल दिखाते हैं जो दिखा नहीं सकते इंडियन लॉ के अकॉर्डिंगली, क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंगली। वो हिंदू और मंदिर को बदनाम कर लिंचिंग। इनको आज तक ये नया शब्द है लिंचिंग, मुझे इसका मतलब नहीं पता। कारण क्या है कि केरला में कितने लोगों की कब से लिंचिंग हो रही है, ये कभी नहीं बोले। ये तो लिंचर्स हैं, यही है जो लिंचिंग कर रहे हैं, ये कभी नहीं बोले। कश्मीर में तो लाखों पंडितों को बाहर निकाल दिया कहकर, पंडित तुम चले जाओ, अपनी बहू, बेटी और माँ को पीछे छोड़ जाओ। वो लिंचिंग नहीं थी क्या? आज ये लिंचिंग की बात करते हैं कि अगर कोई कसाई या कोई स्मगलर गऊ को लेकर जा रहा है, कोई उसको रोकता है तो काउ टेररिस्ट हो गया। शुक्र है कृष्ण भगवान हजारों साल पहले हो गए। अगर कृष्ण भगवान आज की एज में अवतरित होते वो गोपाल कैसे हो जाते? वो तो काउ टेररिस्ट हो जाते। शुक्र है पहले ही अवतरित हो, ये दिन नहीं देखने पड़े। तो आखिर में ये बात कहूंगी कि जेएनयू की वकील हूँ, इन लोगों को रोज देखती हूँ, रोज इनका सामना। इनकी स्ट्रेटजी क्या है अगर मैं कुछ शब्दों में बताऊं। जेएनयू में जो हॉस्टल दिया जाता है वो 10 रुपए पर महीने पे दिया जाता है, 10 रुपए पर महीने। जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर दिया जाता है वो एक दिन का 80 रुपया होता है। हर एमफिल पीएचडी स्टूडेंट को अप टू 28,000 रुपीज स्कॉलरशिप दी जाती है। यूजीसी कहती है 75% अटेंडेंस कंपल्सरी है। हम कहते हैं इतना कुछ दे रहे हैं, पढ़ तो लो। हम जनवरी 2018 से कंपल्सरी अटेंडेंस का रूल लागू कर देते हैं। जैसे ही रूल लागू होता है हाहाकार बच जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमें पढ़ने के लिए कहा तो कहा। स्टूडेंट्स यूनियन स्ट्राइक करती है, जेएनयू के कुछ कॉलेजेस को बंद कर देते हैं। नेक्स्ट डे टीचर्स एसोसिएशन के समर्थन में आ जाती है। तो कैसे कैसे ग्रुप्स काम करते हैं, रातों रात केस बन जाता है, केस फाइल हो जाता है, लिस्टेड होता है हियरिंग पे। तो वही हादिया, राम मंदिर, रोहिंग्या, वो जो सब जमात है लॉयर्स की, वो जमात खड़ी हो जाती है। कंपल्सरी अटेंडेंस इज नॉट गुड। वहाँ 12 साढ़े 12 तक जो कोर्ट में हियरिंग चलती है, उसके बाद हियरिंग खत्म करके जैसे ही मैं अपनी चेंबर में आती हूँ कोर्ट में लंच करने के लिए, इंटरनेट को सर्व करती हूँ, तो इनके ऑनलाइन जो न्यूज़पेपर हैं
वो पूरी 2-3-4 वर्ड्स की रिपोर्ट छापी हुई होती है उन्होंने कि अभी 12:30 तक की हियरिंग में सिब्बल साहब ने क्या कहा और मोनिका अरोड़ा ने। इतना फास्ट सिस्टम है। उसके बाद शाम को इनका जो सोशल मीडिया का ग्रुप है वो उस आर्टिकल को ट्वीट करता है, उसके रीट्वीट्स होते हैं, उसके बेसिस पर और आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। धीरे धीरे नरेटिव सेट कर दिया जाता है और कह दिया जाता है ये वाइस चांसलर तो फासिस्ट है, ये हमें पढ़ने के लिए कह रहा है, कैसे कह सकता है। केस चलता रहता है और इनके ये सारे मॉड्यूल्स काम करते रहते हैं। अब इनके सामने दो बहुत बड़ी समस्या आ गई हैं जिनका निवारण इनके पास नहीं है। अर्बन नक्सलियों के सामने दो समस्याएं हैं। एक ऑफ कोर्स मोदी सरकार, और दूसरा सोशल मीडिया। क्योंकि जब मेन स्ट्रीम मीडिया चुप होता है तो आपका सोशल मीडिया बोल रहा है। आप लोग किसी संसद सत्ता सरकार के मोहताज नहीं हैं और आप लोग कहते हैं कि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, कि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे ही। जमीन सड़क रही है। मोदी जी कहते हैं हम तो रूल ऑफ लॉ का पालन करेंगे, हम तो प्रोसेस का फॉलो करेंगे। जितने नॉन मेरिटोरियस लोग हैं, जितने अनप्रोफेशनल लोग हैं, सबको बाहर करो। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उस मेरिट में नहीं आते सबको बाहर करो। इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, एनजीओज बंद हो रही हैं। अब धीरे धीरे जो नरेटिव है वो इनके हाथ से छिन रहा है। जो माइंड स्पेस को ऑक्यूपाई किया था वो छिन रहा है, वो आप और हम लोगों के पास आ रहा है, राष्ट्रवादी शक्तियों के पास। अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। संसार भर से समाप्त हो चुके हैं रशिया, कंबोडिया, चेकोस्लोवाकिया, चाइना वाले तो कैपिटलिस्ट हो गए। हिंदुस्तान में वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा से समाप्त हो गए हैं। 3 ही जगह बचे हैं, केरला, मीडिया और जेएनयू। इसलिए एक धक्का और देना है। ब्रेक इंडिया फोर्सेस, हेट इंडिया फोर्सेस को हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून का पालन करेंगे, रूल ऑफ लॉ का पालन करेंगे और इनकी जगह जहां बनती है ये वहीं के लिए ठीक है। इसलिए आखिर में यही कहूंगी कि आज ये विवाद पर्दे की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी राष्ट्रभक्ति की आग, लेकिन